स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। देश में कोरोना के केस तो कुछ कम हुए हैं, लेकिन देश में कोरोना से हुई मौतों और उसके कारण आए बेरोजगारी और लेकर सियासत अभी भी जारी है। देश में अब कोरोना के बाद बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में आई गिरावट और लोगों की घटी आय को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नाम की कंपनी का दावा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से 2 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इसके अलावा कोरोना की वजह से इस बार देश में 97% लोगों की आय इस कोरोना काल में घटी है। इसको लेकर विपक्ष अब सीधे सरकार से सवाल कर रहा है और लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर भी है, क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना काल में गई लाखों नौकरियों को लेकर राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा है। क्या कुछ लिखा है राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पर, ये हम आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हुए हैं, लेकिन अब की बार करोड़ों बेरोजगार, कौन जिम्मेदार? मतलब राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतने लोग की बेरोजगारी हो रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब की बार करोड़ों बेरोजगार, जिम्मेदार कौन? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। राहुल गांधी लगातार ट्विटर के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नाम की संस्था के चीफ महेश व्यास ने दावा किया है कि कोरोना काल में 2 करोड़ 22 लाख लोगों ने रोजगार खोया है और 97% लोगों की आय में भारी कमी आई है। We have lost 22.7 million jobs. This is the second wave, April and May 2021. Just for reference, the total number of jobs in the country is of the order of 400 million. So imagine out of 400 million people who were employed, 22.7 million of them have lost their jobs in the past 2 months. There is obviously a fall in income as well. The income numbers will take about 4 or 5 more months before we get them. But I would say that there is a substantial income loss as well. We know by asking people that they feel that their incomes have been hit pretty badly, and the income hit is applicable to 97% of the households. वहीं देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम का कहना है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ा है। जुलाई तक अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की उम्मीद है, ऑप्टिमिस्टिक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मुताबिक जितनी जल्द वैक्सीनेशन होगा उतनी जल्दी देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तीसरी तिमाही में थोड़ा सा ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव ग्रोथ रहेगा और चौथी तिमाही में और तेजी आएगी। ये मैंने तब 31 अगस्त को कहा था जब पहली तिमाही के नंबर आंकड़े आए थे, और जैसा हमने अनुमान लगाया ये जो रिकवरी है, जीडीपी ग्रोथ में जो विशेष रिकवरी है वो वैसा ही आया है। तीसरी बात जो मैं चौथे तिमाही के बारे में कहना चाहता हूं, यदि आप इन आंकड़ों को और थोड़ी गहराई से देखें तो दो तीन बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में करीब 15% की वृद्धि हुई। 2 महीने में दूसरा वेव जो आया है, इस वेव के कारण जो रिकवरी हो रही थी उसमें थोड़ा असर पड़ा है, और ये असर जरूर है जिसको हमें ध्यान में रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है लॉकडाउन के बाद जो असर पड़ा था उस असर से अच्छी तरह से उभर के आया। सुब्रमण्यम साहब को आप सुन रहे थे, और बहुत आशा है, उनको लगता है कि जैसे जैसे लॉकडाउन हटेगा वैसे वैसे आर्थिक स्थितियां ठीक होगी और इकोनॉमी और जीडीपी वापस नंबर्स को मिलेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज 2 खास मेहमान हैं। संजू वर्मा है हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अलका लांबा हमारे साथ हैं, दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मैम, शुरुआत संजू वर्मा जी आप ही से करूंगा। मैम, अभी ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, चाहे आप जीडीपी नंबर्स की बात करिए, -24 अब -7.5 है, और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो कंपनी है उसने जो दावा किया है कि लोगों की नौकरियां ज्यादा गई हैं, सैलरी कट्स हुई है, और ये सब कुछ हुआ है कोविड काल में। संजू वर्मा जी।
रजत जी, मैं कुछ आपके दर्शक देना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि चाहे अमेरिका हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोरोना महामारी के चलते हर बड़े देश की जो जीडीपी और अर्थव्यवस्था है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। तो ये टिप्पणी करना कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी जो हमने गिरावट देखी है ऐसा क्यों हुआ, तो ये एक सरासर गलत इल्जाम है। दूसरी बात जो सबसे अहम चीज है, लोग बार बार ये कहते हैं अरे -7.3% जीडीपी आया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। लोग ये भूल जाते हैं कि फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है 1.6% की। पर ये 1.6% की बात छोड़िए, मैं आपको जो सबसे अहम यादृच्छिक है उसकी बात करती हूँ। चाहे आप जीवीए देखिए, जीवीए इज जीडीपी माइनस टैक्सेस। जीवीए की ग्रोथ कितनी थी फोर्थ क्वार्टर में? 3.7%। बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का आंकड़ा बहुत अहम है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई 6.9%। ठीक है। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बढ़ोतरी कितनी हुई फोर्थ क्वार्टर में? 14.5, 14.5%, जो कि अपने में बहुत सराहनीय है। जो बार बार लोग मोदी सरकार पर ताने कसते हैं वो ये भूल जाते हैं कि आज देश में 7.5 करोड़ गरीबों को मोदी सरकार ने गरीबी की संख्या से ऊपर लाया है। ये मैं नहीं कह रही, संजू जी, बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जो एग्जाम्पल, ठीक है संजू जी, जो एग्जाम्पल आपने दिया, बस मैं एक क्वेश्चन है मेरा इस पे। और कल मेरी देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी से भी बातचीत हो रही थी और मैंने भी यही सवाल कहा था कि ये ग्लोबल इंपैक्ट है पैंडेमिक का, कि यूके, यूएस हर जगह जीडीपी नंबर्स नेगेटिव में। तो कांग्रेस की तरफ से पी चिदम्बरम ने ये बात कही थी और इंडिया न्यूज पर ही कही थी कि अगर वहां नंबर्स कम है तो वो रिवाइव कर रहे हैं और उनको देखते हुए हम आंखें बंद नहीं कर सकते। 30 सेकंड में छोटा सा सवाल। देखिए रजत जी, एक चीज हमको समझनी होगी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व के सभी देशों से बहुत अलग है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के ऊपर 50% लोग निर्भर करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो कांग्रेस बार बार किसानों की दुहाई देती है, उसने आज तक ये क्यों नहीं माना कि पिछले 70 सालों में इतना फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं हुआ जितना कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हुआ। ठीक है संजू जी, ठीक है, मैंने पॉइंट टेकन। संजू जी, आपका पॉइंट मैंने ले लिया है। सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। ठीक है, रिकॉर्ड है। अब अलका जी के पास चलेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता अलका जी। अब नंबर्स नेगेटिव है, राहुल गांधी के ट्वीट्स हैं, चिदम्बरम साहब का लंबा चौड़ा ट्वीट है और उन्होंने कहा कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं लेकिन आप जहां भी देख रहे हैं सिर्फ अंधकार है। बिल्कुल भी इकोनॉमी वापस नहीं आने वाली है, नंबर्स वापस नहीं मिलने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है। कांग्रेस को क्या ये बात समझनी पड़ेगी कि हाँ, ये ग्लोबल फिनोमिना है जिसके कारण और पैंडेमिक के कारण लोग डरे हुए हैं, शायद इसीलिए जो नंबर्स हैं वो आपको निगेटिव दिख रहे हैं। अलका लंबा, देखिए, इन्होंने कहा ये ग्लोबल पेंडेमिक महामारी है। हाँ, ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। इन्होंने कहा जीडीपी अर्थव्यवस्था सबकी घिरी हुई है। ज्यादा दूर मत जाइए, पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसी से सीख लीजिए, पूछ लीजिए। महामारी तो वहां पर भी आई है। उनकी जीडीपी पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका हमसे बेहतर कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश है। अगर आप आबादी की बात करेंगे तो चलिए चीन से तुलना कर लेते हैं। हम लोग विकसित देश अमेरिका से तुलना नहीं करते, हम विकासशील देश हैं। तो ठीक है, चीन विकासशील है, हमारी आबादी के बराबर है, उससे नहीं करना। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, केनिया से आज ये विश्व गुरु हाथ फैलाकर मदद मांग रहा है। उन्हें भी मना नहीं कर पा रहे कि नहीं, आपकी मदद की जरूरत नहीं है। उसके सामने भी हम हाथ फैलाए बैठे हैं और ये कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था अलग है। ये सबसे अलग हो गई। ये 2014 में जब से ये आए हैं, पिछले 7 सालों में ही तो अलग हुई है ना। उससे पहले क्या था? तब देश की अर्थव्यवस्था हमारी छोटा देशों से अलग नहीं थी। ठीक है अलका जी, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, क्योंकि बहुत पॉइंटेड बात है और इकोनॉमिस्ट हैं, हालांकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, मैं इसके लिए बिल्कुल आपको नहीं रुकूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आदमी डरा हुआ है, घर पर है, बाहर नहीं निकल रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर कंफ्यूजन है, उस पर भी आऊंगा। तो क्या इसको आप वजह नहीं मानती कि हाँ, जब कोई काम नहीं होगा, लॉकडाउन रहेगा, लोग घर पर रहेंगे, मार्केट्स बंद हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल डाउन है,
इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, जितने भी सेक्टर्स हैं जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं वो फिलहाल पीछे हैं और नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं है क्योंकि आदमी में डर है। क्या इसको वजह आप मानती हैं कि हाँ जो आज कमी आई है नंबर्स में, जो निगेटिव नंबर्स शो कर रहे हैं, हालांकि पिछले क्वार्टर से इंप्रूव भी किया है, क्या उसको वजह मानती हैं आप? मैं आपसे एक बात, महामारी, उसके बाद तालेबंदी, उसके बाद उद्योग धंधों का बंद होना, बेरोजगार होना, ये तो मार पड़ रही है। चलिए समझ जाते हैं इनके कहने पर ये महामारी की वजह से वैश्विक पेट्रोल डीजल के दामों पे गरीब आदमी, जो आपको पता है महंगाई में, बेरोजगारी में महामारी की मार पड़ रहा है, बिल्कुल उसके ठीक है, जेब में ठीक है, ठीक है। अलका जी आपने पेट्रोल डीजल का आपने मामला उठाया है। एक बार संजू जी के पास चलता हूँ। अलका जी पेट्रोल वाला जो मामला उठाया है, एक बार संजू जी के पास चलता हूँ। संजू जी ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो गई, जीडीपी पे बात हो गई। संजू जी, अलका जी आपने जो पॉइंट उठाया है, अलका जी आपने जो पॉइंट उठाया, मैं उसी पॉइंट को लेकर जा रहा हूं कि पेट्रोल और डीजल और साथ ही साथ इन्फ्लेशन, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। आपने पेट्रोल डीजल का, मैं उसमें ऐड ऑन करूंगा इन्फ्लेशन भी लगातार आप संजू जी देखेंगे बढ़ रहा है और देश के कई हिस्से हैं संजू जी जहां 100 के पार है पेट्रोल। गंगानगर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसे हैं जहां 100 के पार पेट्रोल हो गया और इन्फ्लेशन रेट भी बहुत है। संजू जी आपका जवाब। रजत जी, पहली बात तो ये कि आज ही मेरा आर्टिकल निकला है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं। हाँ। और मैंने आर्टिकल लिखने से पहले कुछ रिसर्च किया तो मुझे पता पड़ा कि जो केंद्र का पेट्रोल या डीजल में योगदान है बढ़ोतरी में, वो बहुत ही कम है। मान लो पेट्रोल का हम मानते हैं प्राइस 100 रुपए प्रति लीटर। मैंने एनालिसिस की है और ये आंकड़े कोई मैंने अपने मन से नहीं निकाले हैं, इस पर रिसर्च करके मैंने लिखा है। हर 100 रुपए में केंद्र का योगदान, जो केंद्र को टैक्स मिलता है, वो है 21.58 रुपीज। जो बेसिक प्राइस है वो है 32.97 रुपीज। डीलर कमीशन एंड डीलर मार्जिन होता है 3.78 रुपीज। आपको जान के ताज्जुब होगा, हर 100 रुपए प्रति लीटर में स्टेट को कितना मिलता है बाई वे ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स? अब याद आ रहे हैं 41.67 रुपीज। सिंह जी की सबसे ज्यादा वैल्यू एडेड टैक्स राजस्थान में है। ये क्यों बीच में बोल रही है? ठीक है, ठीक है। अनपढ़ गवार महिला नहीं संजू देखिए कोई अब शब्द संजू जी कोई अब नहीं संजू देखिए संजू जी नहीं, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई गवार नहीं है। आप दोनों ही पढ़ी लिखी हैं, आप दोनों आंकड़ों के साथ बात कर रही हैं। बिल्कुल संजू जी, ये बिल्कुल देखिए शब्दों की जो मर्यादा है संजू जी, जो आप रख रही है दावे, मैं उसको चाहता हूं, लेकिन जो शब्दों की मर्यादा है उसका ध्यान रखिए। और आपने अगर अलका जी ने कोई चीज उठाई और संजू वर्मा आपने इसका आंसर दिया, ठीक है संजू जी एक मिनट, संजू जी बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं कहूंगा कि आप किसी से मर्यादा सीखिए। आप दोनों वरिष्ठ हैं, आप दोनों को देश जानता है, देश सुनना चाहता है और आप दोनों महिलाएं हैं। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप इस डिबेट को एक कॉन्क्रीट उस पर चलने दीजिए। अगर आप शब्द का प्रयोग होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है अलका जी आपके पास 1 मिनट में आऊंगा। अलका जी आपके पास 1 मिनट में आऊंगा। संजू जी देखिए आपका डिबेट जब तक आप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम ना दे। बिल्कुल, जब ये बोल रही थी मैं बीच में नहीं बोल रही थी। संजू जी अलका जी 1 मिनट, अलका जी 1 मिनट। संजू मेरे को बात कहने दीजिए या तो मैं डिबेट से उतर जा रही हूं। संजू जी आप डिबेट करने का कोई इनको जाने का बहाना चाहिए, आप इन्हें रोके। संजू जी आप बात सुन लीजिए। अगर आप लोग दोनों लोग एक साथ बोलती रहेंगी तो मैं कैसे डिबेट चला पाऊंगा, आप बताइए। अगर आप लोग दोनों लोग एक साथ बोलेंगी तो डिबेट कैसे चलेगी? अलका जी 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। संजू जी जो पॉइंट, अलका जी आ रहा हूं आपके पास 1 मिनट। संजू जी जो एक पॉइंट आपने उठाया है, और पॉइंट आपने क्योंकि राजस्थान का उठाया और राजस्थान में बताया आपने कि 41 रुपए का टैक्स लग रहा है, मैं उस पर ही कमेंट चाहता था अलका जी का। अगर आपको अपनी बात में कुछ ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन कर लीजिए। मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, हाँ प्लीज आप मुझे खत्म करने दीजिए। आप ऐड करना चाहती हैं या पहले 41 रुपए वाले पर अलका जी से कमेंट मैं करें? आप फैसला, अपनी बात खत्म कर लूं। ठीक है, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। ठीक है आप अपनी बात खत्म करिए। ठीक है करिए। बात सिर्फ वैल्यू एडेड टैक्स की नहीं है रजत जी, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां पर कांग्रेस गठबंधन में है। सबसे ज्यादा पेट्रोल पर वैल्यू एडेड टैक्स कांग्रेस शासित प्रदेशों में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो आपके
पैनल पर बैठी हैं जिनको अर्थव्यवस्था का कुछ नहीं पता। ना हमें तो कुछ नहीं मालूम। नहीं, संजू जी आप पर्सनल टिप्पणी मत करिए। संजू जी आप पर्सनल टिप्पणी मत करिए। आप दावा रख रही है, आप पॉलिटिकल बात करिए, आंकड़ों में बात करिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप पर्सनल बातें मत करिए। 2013 में आपको याद दिला दो रजत जी, रिटेल इन्फ्लेशन कितना था 2013 में? 2013 में रिटेल इन्फ्लेशन कितना था? 14%। अप्रैल 2021 में रिटेल इन्फ्लेशन कितना है? 4%। 2013 में फूड इन्फ्लेशन कितना था? 27%। आज फूड इन्फ्लेशन कितना है? 2%। 2013 में वेजिटेबल इन्फ्लेशन कितना था? गर्म हो रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आज वेजिटेबल इन्फ्लेशन कितना है? समझाइए। ठीक है संजू जी, आपने अपनी बात रखी, आपने इन्फ्लेशन की बात रखी, आपने वैल्यू एडेड टैक्सेस की बात रखी, आपने बताया कि जहां जहां कांग्रेस शासित। ठीक है संजू जी, आपने अपनी बात पूरी रखी है। अब आप मुझे अलका जी के पास जाने दीजिए, और आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं मैं सिलसिलेवार तरीके से अलका जी से उसी पे। अलका जी, राजस्थान का मामला उठाया है संजू ने, और कहा है कि टैक्सेस स्टेट ने ज्यादा रखे हैं। पंजाब की भी बात कही है, महाराष्ट्र की बात कही है। पहला 2013 के फिगर्स इन्फ्लेशन रेट्स की कोट करी है संजू वर्मा ने, और बताया है कि उसका कंपैरिजन आप आज से कर दीजिए। आपका समय अब शुरू होता है। अलका जी। थैंक यू रजत जी। सबसे पहले तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरियां की बात, डबल डिजिट जीडीपी की बात कर रहे थे। अब समझ आ रहा है वो आर्टिकल किसका पढ़ रहे थे। जब तक वो इनका आर्टिकल पढ़ते रहेंगे ना, तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था का यूं ही भट्टा बैठेगा। प्रधानमंत्री जी को कहिए संघ आरएसएस के लिखे आर्टिकल को बंद करें, राजन जी को पढ़ें। संजू जी आपने कहा था इंटरप्ट ना करो, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। अब आप उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। संजू जी एक मिनट। संजू जी देखिए, औकात की बात, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, संजू जी इसका कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ी लिखी हैं, नंबर्स पे बात कर रही हैं, आप नंबर्स के साथ बात कर रही हैं। संजू जी आपने अपनी बात रखी है। संजू जी अगर आप अनइंटरप्टेड बोलती रहेंगी तो ये डिबेट फिर एक तरफा होगी। हम तर्कों पर, फिगर्स पर बात करने आए हैं। कौन आदमी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय चैनल पे आप लोग बैठी हैं। और संजू जी, जब आप बोल रही थी, अलका लांबा जी को मैंने बोला, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि जो सवाल आपने उठाए हैं, अलका जी जब उसका जवाब दें तो आप भी इंटरप्ट ना करिए। हाँ, जो बुनियादी सवाल होगा, जो आप क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं खुद मॉडरेट करूंगा और खुद आप तक आऊंगा। अलका जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, मैं इनसे ये कह रही हूँ, ये अब कांग्रेस शासित राज्यों में वैट इतना लग गया है ना। मैं ये कह रही हूँ, जीएसटी का, पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी का, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें देख लीजिए, निचोड़ने का काम ये करेंगे। उसके बाद सारा काम, सारी व्यवस्था, टीकाकरण राज्य करे, राज्य को जीएसटी में शेयर नहीं मिलेगा, राज्यों को कोई मदद केंद्र से नहीं मिलेगी, है ना, ये सारा ठीक रहा। अब मैं कह रही हूँ, महाराष्ट्र ने बढ़ाया, पंजाब ने बढ़ाया, यूपी के लोगों को कहाँ तेल भरवाना है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, वहां दाम क्या है? क्या वहां पर भी 80-90 के दाम नहीं पहुंच चुके? अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो कीमतें पूछिएगा, आज कितनी है और तब कितनी थी? तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में $103 प्रति बैरल थी, आज 60 पैसे को। ये गणित जो है ना, अपनी जेब में, ये संघ का गणित जो है ना, ये देश को समझ नहीं आ रहा है। मतलब इसीलिए ये अपने राजनीति के तौर तरीके बदलते बाजार में $71 मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़कर कहते हैं, इनके आर्टिकल पढ़ना बंद करिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का भट्टा इसीलिए बैठा है क्योंकि ऐसे लोग आर्टिकल लिखते हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसे आर्टिकल, संजू वर्मा जैसे लोगों के आर्टिकल पढ़ पढ़ के देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा रहे हैं। मैं दोबारा एक सुझाव दूंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल संजू जी, अलका लांबा, संजू जी, अलका लांबा, अगर आप दोनों को मेरी आवाज मिल रही हो, संजू जी, अलका लांबा, आप लोग अगर एक साथ बोलेंगे, नहीं औकात की कोई बात नहीं है। संजू जी, आप एक तरफ इन्फ्लेशन की फिगर्स दे रही हैं, एक तरफ आप पेट्रोल और डीजल में जो टैक्सेस है उसकी बात कर रही हैं, और मुझे लगता है कि भाषा पर हमको नियंत्रण रखना चाहिए। संजू जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजू जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो मुझे तो इनके स्वास्थ्य की चिंता है, भली महिला है, फंस गई है भाजपा की प्रवक्ता बनकर। कर रहे हो, गाली आर्टिकल लिख रही है, समझ आ गया। अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कौन है, किसके आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आज समझ आया, संजू वर्मा के आर्टिकल पढ़ करके देश की व्यवस्था का भट्टा
ठीक है अलका जी, ठीक है अलका जी अगले उस पे आएंगे। क्या महंगाई बढ़ी है, क्या बेरोजगारी कोविड के समय में बढ़ी है? जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये बताती है कि लोगों की सैलरीज जो है वो भी घटी है। छोटा सा ब्रेक लेना है, इस बहस को छोड़कर आप कहीं मत जाइएगा। बहस में लौटेंगे और समझेंगे क्या तनख्वाहें कम हुई हैं, क्या नौकरियां गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हमने शुरुआत करी थी दो गेस्ट के साथ। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से संजू वर्मा थी, प्रवक्ता बीजेपी, और अलका लांबा थी कांग्रेस की तरफ से। और हम चर्चा कर रहे थे जो रिपोर्ट्स आई हैं CMIE की, और वो बताती है कि नौकरियां गई हैं, सैलरी कट्स हुआ है, इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है, GDP नंबर्स डाउन है, और आगे बहुत कुछ है नहीं। सरकार बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अलका जी, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, हालांकि इस बार जो भी लॉकडाउन था वो नेशनल लॉकडाउन नहीं था, स्टेट प्रायोजित लॉकडाउन था, और जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं, लॉकडाउन खोला जा रहा है, अर्थव्यवस्था वापस आएगी, लोग घरों से निकलेंगे, काम करेंगे, और साथ ही साथ वैक्सीनिंग का भी प्रोसेस चल रहा है, तो लोगों का डर खत्म होगा, तभी अर्थव्यवस्था वापस आएगी और लोग वापस कामकाज की तरफ दौड़ेंगे। अलका लांबा, देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और दुआएं करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे कि ऐसा ही हो। लेकिन हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं ना, 2016 में तो महामारी नहीं थी, नोटबंदी की घोषणा कर दी और औंधे मुंह GDP रुकी, आज तक इनसे नहीं संभल रही है। तब तो महामारी नहीं थी, 19 में तो महामारी नहीं थी, विकास दर तो लगातार तब से गिर रही है। और अभी भी ये कहें कि कोरोना महामारी खत्म होगी, तीसरी लहर नहीं आएगी, ये इनकी बहुत बड़ी भूल और गलतफहमी होगी। जब तक वैक्सीन नहीं लगेगा, पूरे देश की पूरी आबादी को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, ये दोबारा आएगी महामारी, दोबारा लॉकडाउन होंगे, दोबारा लोग जो है महामारी के मुंह में बेरोजगारी में जाएंगे। इसीलिए हम वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। और ये वैक्सीन के ऊपर मैं कहती हूँ कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई दूरदर्शी जो एक सोच होनी चाहिए प्रधानमंत्री संजू जी, आ रहा हूं। वो हमने देखा है, कुछ नीति नहीं है, बर्बादी की तरफ ये देश जा रहा है। आपने खुद का, आज हमारी विकास दर कहाँ है, बेरोजगारी आंकड़े, पेट्रोल, डीजल, तेल, ये अपने आंकड़ों को ही समझाए जा रहे हैं। 80 करोड़ लोग भूख की कगार पर हैं, जिन्हें आपने 2 महीने मुफ्त राशन देने की बात कही है। और आर्टिकल और भी विशेषज्ञों ने ठीक है अलका जी ठीक है अलका जी, आपने 2 पॉइंट्स उठाए हैं। अलका जी सीधे करिए, न्याय ठीक है राहुल गांधी जी की बात, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप चाहती हैं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो, जो न्याय स्कीम थी आप उसकी डिमांड कर रहे हैं, जो राहुल गांधी ने कही थी। ठीक है, अब मैं संजू जी के पास चलता हूं। संजू जी, 3 चीजें हैं, मैं आप ही के पास आया हूं। संजू जी, अलका जी और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी साफ पहले दिन से इस बात की मांग कर रहे हैं कि आप बोरोइंग पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, राशन से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होना चाहिए, यानी गरीब के खाते में डायरेक्ट कैश जाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट संजू जी, वैक्सीनेशन को लेकर कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि हम वैक्सीन रोल आउट प्लान कर लेंगे और 2021 दिसंबर तक पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसका रोड मैप नहीं दिख रहा है। संजू जी, आप बोलिए। रजत जी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। पहले जहां बात आती है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की, तो मैं ये कह दूं कि PM किसान योजना के तहत हमने 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को भुगतान किया है, 1,35,000 करोड़ का। दूसरी बात आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 43 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट के खाते खुले, बैंक अकाउंट के। और मैं नया डेटा लेकर आई हूँ जिसके तहत यह बताया जाता है कि ये डेटा 22 करोड़ जनधन खाते सिर्फ महिलाओं के थे, और महिलाओं को ये महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हमने 22,000 करोड़ रुपए उनके खातों में डायरेक्टली दिया है। तीसरी बात, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले निर्मला सीतारमण जी ने स्टिमुलस दिया था 30 लाख करोड़ का। 30 लाख करोड़ होता है भारत वो भी जुमला 15%। मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ, ये जो बार बार कहते हैं कि भाई जुमला 80 करोड़ लोग भुखमरी में चले गए, तो मैं 20 ये लाख बता करोड़ दूं का पैकेज कि पिछले 9 महीनों से, जब 2020 में पहली बार लॉकडाउन लगा, 9 महीनों के लिए, रजत जी 9 महीनों के लिए हर महीने प्रधानमंत्री ने मुफ्त में राशन दिया 80 करोड़ लोगों को। और आपको पता है ठीक, किसके दम पर दिया रजत जी? मैं संजू जी, इसमें संजू जी अमेरिका की
ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजू जी एक छोटा सा सवाल है। संजू जी आप ही बोलिएगा। एक छोटा सवाल है और मैं भी जानना चाहता हूं। संजू जी मैं भी जानना चाहता हूं, जो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था उसमें कई सारे स्टिमुलस पैकेज थे। 3500 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए रखा गया था और कहा था जैसे जैसे कोविड में जरूरत पड़ती रहेगी हम आर्थिक पैकेज का ऐलान करते रहेंगे। कोविड 1 में हमने देखा था कि अब छोटे सेक्टर्स में रेडी वालों को पैकेजेस दिए गए थे, लेकिन डिमांड यही थी कि आप बोरोइंग मत करिए। आप बेहतर समझ सकती हैं और जानकार हैं संजू जी। आपने बैंक के दरवाजे खोल दिए कि आप जाइए, अगर आपको जरूरत है, कोविड में आपका व्यापार नहीं हो रहा है, नौकरी गई है, तो आप पैसे बोरो कर सकते हैं, लेकिन आपको आर्थिक मदद नहीं मिली। तो जो सबसे मध्यम वर्ग से नीचे का व्यक्ति था उसकी ये दरखास्त, अलका जी आऊंगा, एक मिनट में आऊंगा अलका जी, उसकी ये दरखास्त थी कि उसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मिल जाए। आम व्यक्ति, आपने किसानों की बात कही, बिल्कुल सहमत हूं। जो आम लोग थे जिनकी नौकरियां गई, जिनके व्यापार नहीं हुए, रेडी पटरी वालों को आपने दिया था 5000 रुपए, मुझे याद है, लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा था जो माइग्रेंट्स हैं, ये लोग हैं, इनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होना चाहिए था। संजू जी, अलका जी आऊंगा आपके पास, संजू जी से जवाब ले लें। संजू जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा। तो पहली बात में आपका थोड़ा भ्रम जो है उसको साफ कर दूं। मैं पहले वापस बताना चाहती हूँ, 9 या 10 महीनों के लिए हर महीने 80 से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता था, जिसमें दिहाड़ी मजदूर शामिल थे, जिसमें वंचित परिवार शामिल थे, जिसमें गरीब शामिल थे, जिसमें रेडी पटरी वाले शामिल थे। दूसरी बात, 5000 रुपए में नहीं रजत जी, हमने रेडी पटरी वालों को बिना कोलैटरल के 10,000 रुपए देने का वायदा किया भी था और निभाया भी। तीसरी बात, आप भूल जाते हैं जो लोग दुहाई देते हैं किसानों की, आपको पता है कि अब नए आंकड़े आए हैं कि गेहूं का प्रोक्योरमेंट हुआ है 305 मिलियन टन, राइस का प्रोक्योरमेंट हुआ है 497 मिलियन टन, और कितना दिया है एमएसपी सरकार ने, आपको पता है? मोदी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा एमएसपी। ठीक है संजू जी, मैं संजू जी जो चीज मैं समझना चाहता था और जो मेरा एक क्लैरिफिकेशन था, संजू जी मैं इसमें ऐड कर दूं, आप जो कह रही हैं उसी में ऐड कर रहा हूं। संजू जी ऐड कर रहा हूं, संजू जी मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, आपने जो बात कही है मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं। संजू जी आप बिल्कुल फिनिश, मैं इसमें सिर्फ एक संजू जी मैं पूरा मौका दूंगा, सिर्फ ऐड कर लेने दीजिए। संजू जी ऐड कर लेने दीजिए, आप पूरे आंकड़े बता रही हैं, मुझे सिर्फ अपनी बात ऐड कर लेने दीजिए, मैं कुछ भी नहीं, आप ही बोलिएगा। संजू जी आप बिल्कुल बोलिएगा, मेरा क्लैरिफिकेशन है। संजू जी आ रहा हूं, अलका जी आ रहा हूं। संजू जी मैं सिर्फ एड ऑन, मैं सिर्फ एक चीज का आपने एमएसपी और राशन, मैं सारी बातों से सहमत हूं। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाहता हूं, जिनकी नौकरियां गई, अब जिनके पास पैसे नहीं थे, देने नहीं देते। संजू जी वो बैंक के पास लोन, जवाब सुनना नहीं चाहते। हाँ मैं बस यही पूछ रहा हूं कि वो लेंडिंग प्रोसेस, बोरोइंग प्रोसेस में क्यों जाए, वो डायरेक्ट उनको पैसा। हाँ ठीक है, आप जवाब दीजिए। ठीक है संजू जी जवाब दीजिए। हाँ आपका सवाल बहुत लंबा होता है, आपको सुनने में आपको धैर्य नहीं है रजत जी, सॉरी टू से दैट। चलिए आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। हाँ तो प्लीज टोकिए मत, आप बार बार नौकरियां बोल रहे हैं, तो वो रट्टा मार के आए हैं, आप डिस्टर्ब कर देते हैं रजत जी, वो भूल जाती है। मत बोलिए बीच में रजत जी। गवार नहीं हूँ, आपके जैसी गुंडी नहीं हूँ, अनपढ़ गवार नहीं हूँ तुम्हारी तरह। क्या तुम्हारी क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन तक तो पास नहीं किया, 1 नंबर की गुंडी हो तुम, चुप रहो। एमएससी केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और एमएड डबल मास्टर है, फर्जी डिग्री नहीं है, फर्जी डिग्री नहीं है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का नहीं मालूम। 12वीं पास को आपने देकर शिक्षा मंत्री बनाकर भट्टा बैठा दिया देश की शिक्षा प्रणाली का। अभी आप इनको क्यों बोलने दे रहे हैं रजत जी? संजू जी मैं तो आपका जवाब सुनने का वेट कर रहा हूं, और पिछले 5 मिनट से संजू जी सिर्फ यही समझना चाहता हूं, बोरोइंग, लेंडिंग या डायरेक्ट ट्रांसफर, सिर्फ इसका जवाब चाहता हूं, नहीं मिल पा रहा है। फिर आपको मौका देता हूं संजू जी, एक बार और बोलिए आप। मैं 1 मिनट आपको रेबीज का इंजेक्शन लगवाइए, आपको बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। रजत जी आपने बार बार एम्प्लॉयमेंट पर सवाल पूछा, ये बहुत सही सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट ईएसआईसी डेटा के मुताबिक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने नए एनरोलमेंट हुए? 1.25 करोड़ लोगों के, और उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में ईएसआईसी डेटा के मुताबिक कितनी एनरोलमेंट हुई? 1.5 करोड़। इसका मतलब कि पिछले 2 सालों में
2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली है ईएसआईसी और ईपीएफओ डेटा के मुताबिक। दूसरी बात है CMIE के आंकड़े क्या गलत हैं? ठीक है संजू जी, इस पे कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि आप बता रही हैं और अब जो छठी छमाही आई है उसमें पता है कि 11% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। संजू जी आपको रोकूंगा, 11% अनएम्प्लॉयमेंट रुका है। संजू जी एक मिनट अलका जी के पास जाऊंगा। अलका जी, अब जो इस समय माहौल है देश का, इस समय देश को जरूरत है कि समूचा विपक्ष एक साथ आए, सरकार के साथ खड़ा रहे, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, वैक्सीनेशन हो, जितने भी इश्यूज हैं उस पर विपक्ष सरकार का साथ दे। आलोचना करने से काम नहीं होगा, मुश्किल वक्त है, थर्ड वेव आने वाली है, आपको साथ में खड़े होना है। रजत जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमारा विपक्ष मात्र आलोचना नहीं कर रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, कांग्रेस लगातार सुझाव दे रही है। हम सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बताएं उनसे क्या मदद चाहिए। प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे सर्वदलीय बैठक बुलाने की, और आप कहते हैं 20 लाख का पैकेज था, वो जुमला था। कर्ज देने को कहा, MSMEs छोटे लघु कुटीर उद्योग बंद ना होने आर्थिक मदद चाहिए, बैंक से कर्ज ले लीजिए, कर्ज नहीं ले पाए वो, ब्याज नहीं दे पाएंगे, इसलिए बंद हो गई MSMEs, है ना। और आज भी कहते हैं कर्ज ले लीजिए। इनके जो है दौरान 7 साल में 5 ट्रिलियन रुपीज लाख रुपए का गमन बैंकों से हो गया है। उन बैंकों से पूंजीपतियों का पैसा माफ कर देंगे, MSME कर्ज ले ले, कर्ज लेने के बाद ब्याज न दे, MSME पे ताला लग जाएगा। लेकिन इनको रेबीज का इंजेक्शन लगवाइए, संजू वर्मा जी रेबीज का इंजेक्शन लगवाइए, पहली डोज के बाद दूसरा इंजेक्शन। मुझे लगता है कि आज वक्त बीतता ही है। अलका जी आप जुड़ी कांग्रेस की तरफ से हमसे, अंजू वर्मा जी आप बीजेपी की तरफ से जुड़ी, और एक आप कह सकते हैं सार्थक नहीं लेकिन एक अच्छी बहस हुई अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, जीडीपी नंबर्स को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, सरकार की पॉलिसी आगे क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए। अलका लांबा ने बताया, संजू वर्मा ने बताया कि सरकार ने अब तक कोविड काल में क्या क्या काम किया। आप दोनों हमारे साथ थी, आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अलका जी, संजू वर्मा बहुत शुक्रिया। देश के सवाल में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।